आप सभी को नमस्कार। चलिए आज का शुरू करते हैं कि कल क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं इंतज़ार कर रहे हैं। एनपीएस, यूपीएस और उसके बाद ओपीएस का लंबे समय से आंदोलन चल रहा है हम लोगों का। और आप सभी जानते हैं कि 30 नवंबर डेट जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम की थी वो ख़त्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने डेट एक्सटेंड नहीं की, तो उसके साथ क्या इम्पैक्ट पड़े हैं वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई थी तो ये कहा गया था कि 31 मार्च 2025 तक जो लोग रिटायर हो चुके हैं, 31 मार्च 2025 से पहले पहले जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। जो लोग सर्विंग एम्प्लॉय हैं, वर्किंग एम्प्लॉय हैं, 30 नवंबर तक सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। और जो लोग नई नौकरी में आएंगे, जो नए लोग होंगे नौकरी में, वो लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। खैर, पूरे देश में हम लोगों का यूपीएस का विरोध सफल रहा और लोकसभा के एक प्रश्न के जवाब ने सरकार ने ये बताया कि 1,22,000 मात्र कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अब तक शामिल हुए, जबकि डेट 3 बार बढ़ाई गई। एक बार 30 जून से बढ़ा करके सितंबर की गई और 30 सितंबर से बढ़ा करके फिर 30 नवंबर की गई। तो 2 बार तो डेट एक्सटेंड की गई। कुल मिलाकर के 3 स्लॉट मिले, जून तक, सितंबर तक और नवंबर तक। और हालत यह है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 3% लोग भी शामिल नहीं हुए। तो अभी तो डेट ख़त्म हो गई, तो डेट ख़त्म होने का मतलब जो अब एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉय हैं वो भी नहीं जा सकते। एग्जिस्टिंग के अलावा जो रिटायर हो चुके हैं 31 मार्च से पहले, वो भी अब नहीं जा सकते। तीसरी बात, जब तक कि कोई नया सर्कुलर नहीं आ जाता, नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक जो नए लोग नौकरियों में आएंगे उनको भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में टेक्निकली उनको शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम अस्तित्व में नहीं रह गई आज की डेट में। नए लोगों को भी अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार लाना भी चाहती है तो उसके लिए उनको अलग से नोटिफिकेशन तो ज़रूर निकालना पड़ेगा। तो ये तो खैर रही यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात। और अब अगर देखा जाए तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो है नहीं, तो अब हम पहुंच गए हैं 2021 में, क्योंकि एनपीएस में 2021 का आखिरी बदलाव था। 2021 के बाद एनपीएस में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अब हम सीधे एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अब हम 2021 वाली एनपीएस में हैं आज की डेट में। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब यूपीएस नहीं है, ओपीएस भी नहीं है, अभी हम एनपीएस में हैं। तो लड़ाई हमारी जारी है। 9 नवंबर को हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था, पूरे देश से लोग आए थे। मैं सभी को साधुवाद दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा। और उसके बाद 2 बार माननीय मंत्री जी के साथ बैठक हुई है हम लोगों की। और अभी भी चूँकि उन्होंने खुद कहा था कि सत्र चलने वाला है, सत्र में मुद्दा हो सकता है उठे, और उसके बाद हम आपकी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ बातचीत कराएंगे। तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ बातचीत होगी, तो वो इस पार्लियामेंट सेशन पूरा होने के बाद, जो शुक्रवार को ख़त्म हो रहा है पार्लियामेंट का सेशन, शुक्रवार के बाद कभी भी हम लोगों की बैठक हो सकती है भारत सरकार के साथ। तो नई अपडेट आएगी कि बैठक में क्या रहा। एक बार आप सभी से फिर कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच जाए। और अब मैं आता हूँ कि कल यानी 16 दिसंबर को भारत सरकार ने, पीएफआरडीए ने, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ने, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का जो एग्जिट एंड विड्रॉल रूल है, एग्जिट एंड विड्रॉल रूल अभी तक था 2015 का। अब नया रूल, एग्जिट एंड विड्रॉल का रूल उन्होंने निकाला है 2025 का। हालांकि ये गजट इन्होंने 12 दिसंबर को बना लिया। 15 दिसंबर को इन्होंने इसको मतलब इस पर डेट जो है वो 15 दिसंबर की है, लेकिन इसको मतलब जो है अस्तित्व में ये कल से आया है। तब से मैं लगा था, 22 पेज का टोटल गजट है, मैं इसको पढ़ने में लगा हुआ था कि क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं, हमारे मतलब के कौन से बदलाव हैं या नहीं हैं, और हुए हैं तो वो क्या बदलाव हैं। पहले से ये बहुत सारे साथियों ने मुझे मैसेज भी किया, फ़ोन भी किया। अभी अभी कॉल आ रही थी, 2-3 फ़ोन मैंने डिस्कनेक्ट किए हैं। अभी
फेसबुक पर लाइव आते समय भी एक फ़ोन डिस्कनेक्ट किया है कि नए गज़ट में क्या आया है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये केवल अभी एग्ज़िट एंड विड्रॉल जो रूल था 2015 को, उसको रिप्लेस कर रहा है। उसकी जगह पर ये नया रूल आ गया है न्यू पेंशन स्कीम का, या जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं। सही नाम इसका नेशनल पेंशन सिस्टम है। तो मैं मोटा मोटा इसमें बता देता हूँ, मैंने पूरे गजट को समराइज़ किया है। अच्छा, मार्केट में तमाम बड़े मीडिया प्लेटफार्म्स पर मैंने देखा, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से ठीक नहीं होगा, इंसल्ट होगी उनकी। बड़े बड़े मतलब नेशनलाइज मीडिया प्लेटफार्म पर इस गजट को लेकर के गलत तरीके के इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिर पैर के इंटरप्रिटेशन, जिनका दूर दूर तक इस गजट से कोई वास्ता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पहला इंटरप्रिटेशन लोग क्या कह रहे हैं कि 5 लाख की कैपिंग ख़त्म कर दी गई, ऐसा लोग बोल रहे हैं मीडिया प्लेटफार्म। आज मेरे पास एक बड़े मीडिया प्लेटफार्म से एक फ़ोन आया, तो उन्होंने भी कहा ये बात कि 5 लाख की कैपिंग को हटा दिया गया है। ऐसा नहीं है, कैपिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एग्जिट एंड विड्रॉल रूल 2015 को रिप्लेस करते हैं, जो ये बताते हैं कि 4 कंडीशन है कि आप एग्जिट कब करते हो नौकरी से। वो 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है, आप नौकरी से तब एग्जिट होते हो जब आप रिटायर हो जाते हो, जिसको सुपर एन्युएशन कहते हैं। तो सुपर एन्युएशन में क्या था? सुपर एन्युएशन में हम सब जानते हैं 60% पैसा मिलता है फंड के रूप में मैक्सिमम, और 40% को कंपलसरी एनुटाइज कराना पड़ता है। 40% को हमें हर हालत में एनुटी खरीदनी पड़ती थी, जिससे पेंशन बनती थी। इसमें कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज़ है। जब भी आप सुपर एन्युएशन पर रिटायर होंगे, चाहे 60 साल हो, चाहे 62 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट हो, जितना कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उसमें से 60% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, और 40% आपको पेंशन के लिए एनुटाइज्ड करना पड़ेगा। एनुटी के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, किसी न किसी कंपनी से आपको वो एनुटी खरीदनी पड़ेगी। अब देखिए इसमें क्या बदलाव किया है उन्होंने। ये कहा है कि मान लो कोई कर्मचारी है जो 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो नीचे लिख दीजिएगा, मैं सवाल ले लूँगा आप लोगों के। जी सरफराज जी कह रहे हैं यूपीएस में पूरा ओपीएस होना चाहिए। देखो भैया, 12 साल से लड़ रहे हैं हम लोग, ओपीएस के लिए ही लड़ रहे हैं। ब्रो, बीआरओ, ग्रेफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ में तो ओपीएस ही चाहिए। संदीप जी, सभी को ओपीएस चाहिए, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को ओपीएस नहीं चाहिए, सबको ओपीएस चाहिए, और ओपीएस की ही लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अब इन्होंने ये कहा कि कोई आदमी मान लीजिए 60 साल की उम्र में रिटायर होता है, तो वो चाहे तो उस समय पैसा ना निकाले। ये बात इसलिए कही उन्होंने क्योंकि मान लो उस समय जब वो रिटायर हो रहा है, उस समय मार्केट में रिसेशन है, या मान लीजिए एनटीज डाउन है, यूनिट की वैल्यू शेयर मार्केट नीचे है, तो ऐसे केसेस में वो 60 साल से 85 साल तक की उम्र तक, यानी 25 साल तक चाहे तो वहीं का वहीं पैसा वो अपना कॉर्पस इन्वेस्ट किए हुए रख सकता है। ये पहला बदलाव है। हालांकि इस बदलाव से हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और ना ही हमारे काम का है। हाँ, ये हो सकता है केंद्रीय ऑटोनोमस बॉडी के लिए यूपीएस कब आएगा सर, अभी कह नहीं सकते, क्योंकि सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ में अभी 30 मार्च 2021 का अमेंडमेंट नहीं आया है। तो आप समझिए कि उसको 4 साल से ज़्यादा हो गया, लगभग 5 साल हो गया। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प तो इतना आसान नहीं है कि इतनी जल्दी आ जाएगा। तो पहला बदलाव ये हो गया कि सुपर एन्युएशन, यानी आपके रिटायरमेंट पर आप चाहो तो अपने कॉर्पस को वहीं 25 साल तक के लिए छोड़ सकते हो। अब 60 साल की उम्र का तो भरोसा नहीं, तो 25 साल का कोई मतलब नहीं है। तो ये एक तरीके से ये जो अमेंडमेंट है, ये मैं कहूँगा कि इनवैलिड अमेंडमेंट है। इससे कुछ खास, इसको हालांकि उन्होंने डिफरमेंट का नाम दिया है। कोई भी कर्मचारी चाहे तो 25 साल आगे तक के लिए उस पैसे को वहीं पर होल्ड कर सकता है। सुधीर रूप जी भी जुड़ गए, इकबाल साहब भी जुड़ गए हैं। आप सभी साथियों से एक बार मेरी गुजारिश रहेगी कि इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुंच जाएगी। दूसरा है जो मैंने बताया कि 4 तरीके के एग्जिट हैं, 4 तरीके से आप नौकरी में से निकलते हैं। पहला है सुपर एन्युएशन, जिसको मैंने बता दिया, और दूसरा है रेजिग्नेशन, जब आप इस्तीफा दे देते हैं, या फिर डिसमिसल, आपको डिसमिस कर दिया जाता है और उसको बोलते हैं, या फिर रिमूवल, नौकरी से निकाल दिया, रिमूव कर दिया जाना।
तो जिन वजहों से भी रिमूवल होता है या डिसमिसल होता है या कोई रिजिग्नेशन दे करके जाता है, तो उस केस में अभी तक कोई बदलाव नहीं है। जितना कॉर्पस है उसका 80% आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। अब इसमें यह बाध्यता खत्म कर दी है कि उस एन्युटी के लिए आपको रिटायरमेंट की डेट तक रुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोला गया है। 80% की आपको पेंशन खरीदनी पड़ेगी और 20% आपको तुरंत मिल जाएगा, ये नियम है। तो ये एक छोटा सा बदलाव है। इसमें पहले ही ये था कि अगर टोटल कॉर्पस 5 लाख रुपए से कम है तो सारा का सारा पैसा उठा करके आपको दे देंगे, ये पहले से नियम था, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। तो हमारा विड्रॉल हो गया सेकेंड नंबर का, रेजिग्नेशन, डिसमिसल या फिर रिमूवल। दो तरह के हमारे एग्जिट हो गए, पहला हो गया सुपर एन्युएशन पर एग्जिट और दूसरा हो गया रेजिग्नेशन या डिसमिसल या फिर रिमूवल पर एग्जिट। संदीप पवार साहब, मैं भावनाओं की बड़ी कद्र करता हूँ। 10% अंशदान बंद होना चाहिए। ठीक है, 10%। देखिए जीपीएफ में भी 7% का तो अंशदान था ही, अंशदान नहीं कहेंगे, वो हमारा पैसा जमा होता था। एनपीएस में 10% होता है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमारा पैसा ब्याज सहित हमको वापस मिले और हमारे पैसे पर ब्याज की गारंटी हो, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो एग्जिट है, थर्ड एग्जिट, उसे कहते हैं बिफोर सुपर एन्युएशन। अगर डेथ हो जाए तो भी एग्जिट हो जाएगा, अगर किसी की मौत हो जाए सेवा काल में तो भी एग्जिट हो जाएगा। ये तीसरा एग्जिट है। तीसरे एग्जिट में भी उन्होंने ये कहा है कि 80% जो कॉर्पस है उससे पेंशन बनेगी और जो 20% जो कॉर्पस है वो लमसम के रूप में आपको दे दिया जाएगा। अब इसमें इन्होंने एक नई बात जोड़ दी है। वो नई बात यह है कि अगर टोटल कॉर्पस 8 लाख से कम है या 8 लाख रुपए तक ही है तो ऐसे केसेस में पूरा का पूरा 8 लाख उठा करके उनको, उसके परिवार को दे दिया जाएगा। ये एक नया बदलाव है, क्योंकि यहाँ पर पहले 5 लाख था, 8 लाख नहीं था, 5 भी नहीं था बल्कि 4 लाख था। तो ये एक नया बदलाव है इसमें। दूसरी उन्होंने ये बात कही है, एक और बदलाव किया है कि अगर मरने वाले का पैसा 8 लाख से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है तो क्या होगा। तो ऐसे केसेस में सपोज दैट किसी का 8,05,000 रुपए है। अब अगर 8 लाख रहता तो उसके परिवार को पूरा पैसा मिल जाता, लेकिन अगर 8,05,000 है तो उसको केवल 20% मिलेगा, यानी 1,60,000, और सारा पैसा एन्युटी कराना पड़ेगा। तो ये एक टेक्निकली प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कहा कि अगर 8 लाख से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है तो ऐसे केस में क्या होगा कि 6 लाख रुपए निकाल करके दे दिए जाएंगे और 6 लाख की एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। ये एक, मैं कहूँगा कि एक नया बदलाव है इसमें एग्जिट के मामले में। फिर जो चौथा एग्जिट है, फोर्थ एग्जिट, जो लास्ट एग्जिट है, वो है डिस्चार्ज्ड बाय इनवैलिडेशन, मतलब अविधिमान्यता। मतलब अगर ये पता चले कि इसकी नौकरी 0 थी, गलत तरीके से नौकरी पा गया, इनवैलिडेशन के तहत अगर उसको डिस्चार्ज किया जाता है, या फिर डिसेबिलिटी के चलते, मान लीजिए नौकरी के दरमियान कोई डिसेबिलिटी हो जाती है जिसकी वजह से लगता है कि नौकरी नहीं कर सकता अब आगे, तो ऐसे केसेज में अगर उसको डिस्चार्ज किया गया, या फिर प्री मैच्योर एग्जिट हो रहा है। प्री मैच्योर एग्जिट का उन्होंने रखा है कि 15 साल के पहले उसको प्री मैच्योर एग्जिट कहा जाएगा। तो ऐसे केसेस में तो ये अब कई तरीके का हो सकता है। ये जो चौथा वाला एग्जिट है, यानी डिस्चार्ज बाय इनवैलिडेशन या डिसेबिलिटी या फिर प्री मैच्योर रिटायरमेंट, ये इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था। मतलब अगर 20 साल की नौकरी के बाद एग्जिट हो रहा है तो उस पर सुपर एन्युएशन वाले चार्जेस लगेंगे। सुपर एन्युएशन का मतलब 60 और 40, 60% तक वो पैसा विड्रा कर सकते हैं और 40% एन्युटी में लगाना पड़ेगा। दूसरा है 56J। 56J मतलब जबरिया रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। चूँकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी 20 साल की नौकरी के बाद ही दी जाती है, तो उस केसेस में भी 60 और 40 का रेशियो होगा। तीसरा है रिटायरमेंट ऑफ इनवैलिडेशन, जिसको हमने पहले ही बता दिया। चौथा है एंटाइटलमेंट ऑन बोर्डिंग आउट फ्रॉम सर्विस ऑन डिसेबलमेंट। तो और चौथा है एब्जॉर्प्शन। कभी कभी क्या होता है कि मतलब जो है जैसे हमारे ऑर्डिनेंस के साथी हैं जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बहुत सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को
कारपोरेटाइज कर दिया गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है, तो उन केसेस में भी पहले वाले नियम ही लगेंगे जो कि 2021 के 2015 के एग्जिट एंड विड्रॉल पॉलिसी थी। तो ये 4 बेसिकली एग्जिट एंड विड्रॉल पॉलिसी के तहत ये 4 बदलाव किए गए हैं। बदलाव तो इसमें केवल के बीच वाला ही है, सुपर एनुएशन से पहले अगर मौत होती है तो उस मामले में, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर सेम नहीं है तो वो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, उनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 60 साल के रिटायरमेंट के बाद कौन 20 साल 25 साल तक तो कोई पैसे को वहाँ पर इन्वेस्ट करके नहीं रखेगा, तो इलॉजिकल है वो। तो कल से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन और मैसेज भी आ रहे थे कि इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो इसको मैंने कोशिश की है कि बहुत बहुत सरल और बहुत संक्षिप्त तरीके से इसको हम एक्सप्लेन कर दें कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और हमारी लड़ाई कहाँ तक पहुँची है। अब मैं थोड़ा सा एक अपने मुद्दे पर बात करूँगा। अच्छा सर, मैं दिल्ली में 2014 से टीचर की पोस्ट पर हूँ और 2044 में रिटायरमेंट होना है 30 साल की नौकरी के बाद। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कोई अच्छी पेंशन स्कीम हमें मिल सकेगी? देखिए अमित जी, 30 साल की नौकरी में एक बड़ा कार्पस बनता है और एक बड़े कार्पस में देखिए एनपीएस की 30 साल की नौकरी में और ओपीएस की 30 साल की नौकरी में अंतर, जो पेंशन का जो अंतर होगा वो कम से कम 2 गुने का अंतर होगा। मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में अगर 1 लाख रुपए पेंशन बनेगी तो जो एनपीएस में कॉर्पस से जो पेंशन बनेगी वो 50,000 बनेगी। मतलब दुगने का अंतर है मोटा मोटा। तो इतना तो अंतर है ही, लेकिन बस एनपीएस में ये है कि अनसर्टेनिटी को पैसे से प्रतिपूर्ति की जा सकती है। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने 50 लाख रुपए की एन्युटी खरीदी, तो अगर वो मर गया 2-4 साल के बाद और उसकी पत्नी भी 2-4 साल के बाद मर गई, तो वो जो 50 लाख रुपए जिसकी एन्युटी खरीदी थी वो पैसा उनके बच्चों को मिल जाता है, नॉमिनीज को मिल जाता है या लीगल हायर्स को मिल जाता है। बस इतना ही है। ओपीएस में क्या है कि आदमी खत्म, काम खत्म, जिम्मेदारी खत्म। रिटायरी मर गया, उसका स्पाउस मर गया, तो बच्चे तो बड़े हो चुके होते, बच्चे तो माइनर बचते नहीं हैं, तो जिस दिन दोनों जिम्मेदारियां ख़त्म उस दिन काम ख़त्म। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए बेहतर है क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी रिटायर होने के बाद कम से कम 20-25 साल तो ज़िंदा रहेगा। अच्छा, वो ना भी ज़िंदा रहे तो कम से कम उसका स्पाउस ज़िंदा रहेगा, और इनकेस उसके बच्चे अगर माइनर हैं और कुछ हादसे हो गए तो कम से कम बच्चों की लायबिलिटीज़ पूरी करेगा ओल्ड पेंशन स्कीम। दूसरी बात है, अगर आदमी 80 साल का पहुंच गया तो उसकी पेंशन भी 20% बढ़ जाती है। फिर वो 85 साल पहुंचा तो फिर 25-20% बढ़ जाएगी। फिर वो 90 साल पर पहुंचा तो फिर 20% बढ़ जाएगी। 95 साल पे पहुंचा तो फिर 20% बढ़ेगी। और जब वो 100 ईयर्स का हो जाता है कोई रिटायरी, कोई पेंशनर, तो पेंशन उसकी 100% हो जाती है। इसलिए ओपीएस इम्पोर्टेंट है। तो ओपीएस का तो कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन अभी हमारी जो लड़ाई चल रही है, जिस तरीके से सरकार मतलब 22 साल चूंकि हो गया, ये 22 साल कोई छोटी मोटी समय अवधि नहीं है, एक बहुत लंबा समय है 22 साल का। 22 साल में तमाम लोग नौकरी में रिटायर हो चुके हैं जो शुरू में आए थे, और पता नहीं कितने अभी रिटायर हो जाएंगे। तो हमारा जो तरीका है कि कैसे हमें जल्द से जल्द ओपीएस मिल सकती है, हम उस तरीके पे काम करते हैं। और आंदोलन के बाद वार्ता के बाद कुछ न कुछ हासिल करना, ये हमारा तरीका रहता है। उत्तर प्रदेश में यूपीएस कब आएगा कह नहीं सकते। अभी 2-3 राज्यों में यूपीएस गया है, जैसे असम में भी नोटिफिकेशन शायद हो गया है, महाराष्ट्र में नोटिफिकेशन हो गया है, उत्तराखंड में नोटिफिकेशन हो गया है। यूपी में कब आएगा ये मैं कह नहीं सकता, ये तो यूपी के लीडर से बात करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, संभव है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को उत्तर प्रदेश में भी एक बार इंडोर्स किया जाएगा। वीआरएस में कितना परसेंटेज एग्जिट हो सकता है एनपीएस में? अगर आप 20 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो 60% पैसा निकाल सकते हैं और 40% की आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। संजय पांडे जी, हमारा सर्विस 19.5 साल का है, क्या यूपीएस ऑप्ट कर सकते हैं? ऐसा कुछ क्वेश्चन है। चला गया क्वेश्चन, कहाँ चला गया? उनका 19.5 साल, देखिए 19.5 साल का मतलब है 19 दूना 38 और 39%, 39% पेंशन यूपीएस में बन सकती है। 19 साल की नौकरी में कॉर्पस तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा। मुझे लगता है कि अगर आप पे लेवल 7 में भी नौकरी कर रहे होंगे तो 50 से 60 लाख रुपए हो सकते हैं, 60 लाख के आसपास हो सकते हैं। 60 लाख का मतलब हो गया कि
24-25 लाख रुपए उसमें आपका है और बाकी सरकार का है, गवर्नमेंट का है मोटा मोटा। तो आप मान के चलिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो भी आपका लास्ट 12 मंथ का जो एवरेज होगा उसका 39% पेंशन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिल सकता है। और 19.5 साल की नौकरी में जो लमसम अमाउंट आपको मिलेगा वो करीब करीब जो आपका वो 24-25 लाख रुपए है उसमें से मान लीजिए कि 3 से 4 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये हो सकता है। एनपीएस से तो खैर 19 साल की नौकरी में यूपीएस बढ़िया है और कई गुना बढ़िया है, लेकिन लंबी नौकरी में एनपीएस यूपीएस से तो बढ़िया होगा। ये दोनों मतलब बड़ा टेक्निकल मामला है, सर्विस लेंथ पर डिपेंड करता है, आपके सैलरी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, और यही नहीं आपका हेल्थ फैक्टर भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये है कि और कोई सवाल हो तो ले लेते हैं। यूपीएस में सेवानिवृत्ति पर 40, हाँ देखिए यूपीएस में रवि ठाकुर जी का अच्छा सवाल है। देखिए यूपीएस में भी आप 60% निकाल सकते हैं, एनपीएस में भी 60% निकाल सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है ऐसे समझ लीजिए। एनपीएस में आप 10 रुपये कटवाते हैं, सरकार 14 रुपये हर महीने डालती है। यूपीएस में आपका 10 कटेगा, सरकार भी 10 ही ऐड करेगी, 14 ऐड नहीं करेगी। सरकार 8.5% अलग रखेगी, उसको कहा है पूल कार्पस, उससे कोई आपको लेना देना नहीं रहेगा। जो आपका 10% और सरकार का 10% ये जो मिलके इकट्ठा होगा, इसमें से आप 60% तक विड्रॉ कर सकते हैं। 40% नहीं, 60% तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 40% निकालेंगे तो आपका हिस्सा जितना भी है वो सारा का सारा वापस निकल आएगा, बिल्कुल ओपीएस की तरह। या कह लीजिए कि एनपीएस में सरकार 60% निकालने कहती है, होता आपका 40% है, 20% आप ज़्यादा निकाल लेते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएस में विड्रॉल की फैसिलिटी सेम है, आप अपना हिस्सा तो पूरा निकाल ही सकते हो। लेकिन अगर आप यूपीएस में अपना हिस्सा केवल निकाल लेते हो तो पेंशन 20% घट जाएगी। मतलब जिनको 50% मिलनी चाहिए उनकी 30% रह जाएगी, और जिनको 40% मिलनी चाहिए उनकी 20% रह जाएगी। ये प्रॉब्लम है यूपीएस में। अभी कोई सर 30 वर्ष की नौकरी जो कि 44 में पूरी होगी, क्या कोई अच्छी? हाँ अमित भारद्वाज जी, देखिए अभी तो 30 साल तो एक बड़ा बड़ा लंबा समय है। एनपीएस असल में प्रॉब्लमेटिक उन्हीं के लिए है जिनकी सर्विस लेंथ कम है, 15, 20, 22 साल की है, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक है। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा डीएस मिश्रा जी? ये तो बड़ा कठिन सवाल है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इसको, अगर आप न्यूज़ तक पर देखेंगे तो 1 महीने पहले मेरा एक इंटरव्यू है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि कितना हो सकता है। मैंने उसकी 3 कैटेगरी दी है, मिनिमम से मिनिमम 2.1, एवरेज फिटमेंट फैक्टर 2.64, और मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। और कोई सवाल हो तो। एनपीएस में 60 साल से मेरी ज्वाइनिंग, एकदम से क्वेश्चंस आते हैं फिर चले जाते हैं। जिस प्रकार से मनरेगा का नाम बदलकर जीराम जी रखा गया है उसी तरीके से होना चाहिए। तो ये तो बात हम बहुत बार बोल चुके हैं भाई साहब। आई थिंक वी शुड नॉट यूलाइज, अब पता नहीं ये क्या लिखा है भैया, या तो टर्म गलत है या फिर मेरी समझ नहीं उतनी है। नॉन ओपीएस स्कीम अजीम, जिस प्रकार से यूपीएस में लमसम अमाउंट कितना मिलेगा? अच्छा, रंजीत वर्मा जी का सवाल है, यूपीएस में लमसम अमाउंट। देखिए लास्ट बेसिक सैलरी बटे 10, यानी लास्ट जो बेसिक सैलरी प्लस डीए है उसका 10वां हिस्सा निकाल लीजिए। सपोज दैट लास्ट बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपए, डीए 50% यानी 1.5 लाख रुपए, तो उसका 10वां हिस्सा हो गया 15,000। अब उसको गुणा करना है सर्विस लेंथ जितनी है, मान लीजिए 20 साल की सर्विस लेंथ है तो उसको 40 से गुणा कर दो, 15,000 गुणे 40 तो 6 लाख रुपए हो गया। समझ रहे हैं? जितने साल उसका डबल कर दीजिए क्योंकि हर 6 महीने पर है। फ्रीज डीए मुझे तो कोई संभावना नहीं लगती, हम तो रोज मीडिया पे उठाते हैं फ्रीज डीए की बात करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि फ्रीज डीए को फिटमेंट फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर सरकार फ्रीज डीए नहीं दे पा रही है तो फिटमेंट फैक्टर दे दे बढ़िया, 0.1 वहाँ जोड़ दे, 0.2 वहाँ, जो 20% तो खैर नहीं जोड़ेगा कि, लेकिन 0.1 जोड़ सकते हैं, 0.1 जोड़वा दे। ओपीएस कर्मचारियों की मुख्य मांग है। मे आई नाउ विड्रा 80%? नहीं, 80% नहीं विड्रा कर सकते, कभी नहीं विड्रा कर सकते।
रिपीट द न्यू मॉडिफिकेशन। अब इस वीडियो को आप दोबारा सुन लीजिएगा, पूरा वीडियो रिपीट तो नहीं हो पाएगा ना। ये एन्युटी खरीदने का क्या मतलब है, जितेंद्र कुमार कुशवाहा जी, चलिए बताते हैं। एन्युटी खरीदने का मतलब समझाते हैं। सपोज दैट आप रिटायर हो गए और रिटायरमेंट होने पर एनपीएस में आपके पास 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ का मतलब इसमें 10 + 10 और 14 का अनुपात है। अंशदान 10 आपका चलता आया है, 14 सरकार का आया है। अब ये 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ में से आप 60 लाख तक निकाल सकते हो। सपोज दैट आपने 60 लाख निकाल लिए, बचा 40 लाख। 40 लाख की आपको एन्युटी खरीदनी है। मान लीजिए एन्युटी खरीदने के लिए 15 कंपनियां हैं, LIC, UTI, स्टार हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, SBI, HDFC, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आपने HDFC को दिया 40 लाख रुपए और उससे कहा हमें पेंशन चाहिए। आपने कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक मुझे चाहिए, मैं ना रहूं मेरी पत्नी जिंदा रहे उसे चाहिए, और जब तक मेरे माइनर बच्चे रहें उन्हें चाहिए, और जब वो ना रह जाएं तो ये जो 40 लाख रुपए है वो दे दिए जाए वापिस। तो आपने ये वाली एन्युटी प्लान खरीदा तो आपको 40 लाख से जो पेंशन मिलनी शुरू हुई वो 20,000 रुपये महीना शुरू हुई। मान लो आपकी मौत हो गई 2-4 साल के बाद, तो 20,000 रुपये महीना पत्नी को मिलना शुरू हो जाएगा। मान लो 4 से 10 साल के बाद पत्नी भी मर गई, अगर बच्चे माइनर हैं तो 20,000 रुपये उन्हें मिलना शुरू होगा। और वो जब माइनर नहीं रह जाएंगे तो जो 40 लाख रुपए आपने जमा किए थे वो 40 लाख रुपए उठा करके आपके बच्चों को या नॉमिनीज को दे दिया जाएगा। इसे कहते हैं एन्युटी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी अब नहीं है। आई एम फ्रॉम JK। ओपीएस में कितना पेंशन मिलेगा आफ्टर? अरे भाई, ओपीएस में तो क्या क्या सवाल है, इररिलेवेंट सवाल है। ओपीएस में आपकी सैलरी का आधा मिलेगा प्लस डीए मिलेगा। संदीप 10% ले लो लेकिन ओपीएस तो, अरे 10% ले लो लेकिन ओपीएस दे डालो, फिर तो ओपीएस दे ही दी संदीप भाई, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। 10% लेकर के तो वो दे ही रही है ओपीएस, उसमें कौन सी नई बात है। 25 साल की नौकरी है तो पूरी पेंशन मिलेगी। ये कोई अच्छा सुझाव थोड़ी है। हम यूपीएस का विरोध करते हैं, आप कह रहे 10% ले लो। क्यों ले लेंगे 10%? हमारा पैसा वापस करना पड़ेगा भाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। इंश्योरेंस 30,000 का क्या होगा, ये अच्छा सवाल है अमित देसवाल जी का। वेरी गुड क्वेश्चन। पिछले 2 साल से हम इंश्योरेंस पॉलिसी को 30,000 की जगह 30 लाख और 60,000 की जगह 60 लाख और 1,20,000 की जगह 1,20,00,000 करवाने के लिए प्रयासरत थे। तो ये बात आई कि इंश्योरेंस पॉलिसी 8th पे कमीशन में शार्ट आउट हो जाएगी। अब 8th पे कमीशन में डिमांड के ऊपर तय करता है, लेकिन अब 8th पे कमीशन में कम से कम मिनिमम जो हमारा इंश्योरेंस होगा वो 60 लाख होगा सबसे निचले कर्मचारी का, जो लेवल 4 पे, लेवल 4 नहीं, जिसको हम कहेंगे 4th जो क्लास में जो काम करते हैं कर्मचारी, उनका हम 60 लाख रुपए का बीमा मांग रहे हैं, और इससे ऊपर वालों का 1 करोड़ का बीमा मांग रहे हैं, और उससे ऊपर वालों का 2 करोड़ का बीमा। इस तरीके से हम क्लास बना रहे हैं, तो बीमा की डिमांड हमारी बड़ी रहेगी इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन।